गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर मतलब कि हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द के अंदर और आगे देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिन चालू संपत्ति और बिन चालू संपत्ति के अंदर दृश्य और अदृश्य संपत्ति के बारे में देखा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बिन चालू संपत्ति क्या है वो, तो बिन चालू संपत्ति मतलब कि जो संपत्ति हमारे पास 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहने वाली है उसे हम बिन चालू संपत्ति कहते हैं। और उसके अंदर 2 प्रकार है, दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। जिसे देख सकते हैं वो दृश्य संपत्ति और जिसको देख नहीं सकते हैं वो अदृश्य संपत्ति है। तो उसके आगे स्टार्ट करें तो आज नया टॉपिक है चालू संपत्ति। ये भी हमारे संपत्ति का प्रकार के अंदर ही आता है कि भाई संपत्ति के प्रकारों के अंदर एक संपत्ति है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है, ध्यान रखो, जिसकी समय मर्यादा 1 वर्ष से कम समय की हो तथा संपत्ति का नकद में रूपांतर हो सकता हो एवं धंधे के रोज बरोज के व्यवहार के लिए जिस संपत्ति का उपयोग किया जाता हो वह चालू संपत्ति है। जैसे नकद शेष है, बैंक शेष है, देनदार है वगैरह। अब इसकी संपूर्ण जानकारी हम लें तो चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है कि ऐसी संपत्ति जो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे धंधे के अंदर 1 वर्ष से कम समय के लिए रहने वाली है, जिसको हम बहुत जल्द मतलब कि कम समय के अंदर नकद में रूपांतर कर सकते हैं एवं धंधे के रोज बरोज के व्यवहार के लिए जिसको हम उपयोग करते हैं उस संपत्ति को हम चालू संपत्ति कहते हैं। जैसे कि नकद है तो नकद चालू संपत्ति है, धंधे के रोज बरोज के व्यवहार में उसको हम यूज़ करेंगे। बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं उसको भी किसी पार्टी को चुकाने के लिए, कोई पार्टी अगर हमको पैसे दे रही है तो वो बैंक में भरते हैं। उसके अलावा देनदार है, तो देनदार का मतलब क्या है कि जिस ग्राहक को हम उधार में माल बेचते हैं वो ग्राहक जो है वो हमारा क्या गिना जाएगा, देनदार। मतलब कि हमें उससे पैसे क्या करने हैं, लेने हैं, वो हमारा देनदार है। उसके अलावा स्टॉक जो है कि बिजनेस हम जिस चीज का कर रहे हो वो माल सामान जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो भी हमारे बिजनेस का जो स्टॉक है उसे भी हम किस में गिनते हैं, चालू संपत्ति में ही गिनते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो संपत्ति के प्रकार में और एक प्रकार है वास्तविक संपत्ति। वास्तविक संपत्ति का मतलब क्या होता है कि वो हमारे धंधे की वास्तविक संपत्ति है, मतलब कि जिसका वास्तव में मूल्य हो। ऐसी संपत्ति है कि जिसका हमारे बिजनेस के अंदर या अगर हम उसको किसी को बेचे तो उसका वास्तव में मूल्य है। ऐसी सारी संपत्ति को वास्तविक संपत्ति गिना जाता है। जैसे कि जमीन है, मकान है, फर्नीचर है, यंत्र है, उसके अलावा बिजनेस के अंदर स्टॉक है। तो ये सब हमारे बिजनेस की कौन सी संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है। वास्तव में हम इसको संपत्ति मानते हैं और क्या होगा कि इसको अगर हम बिजनेस में से किसी और को बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका मूल्य मिलेगा। उसके अलावा है अवास्तविक संपत्ति। अवास्तविक संपत्ति का मतलब होता है जिसका उपज मूल्य शून्य हो, मतलब जिसको तुम बाजार में बेचने के लिए जाओ तो कोई उपज ना हो। वैसे तो वास्तव में वो संपत्ति ही नहीं है, दिखेगी भी नहीं, पर क्या होता है कि बिजनेस के अंदर या हम ऐसा बोल सकते हैं कि धंधे की भाषा के अंदर हम उसको क्या मानते हैं, वास्तव में संपत्ति मानते हैं पर अवास्तविक संपत्ति है। जैसे कि जिसका उपज मूल्य शून्य हो, जिसका रोकड़ मतलब नकद में रूपांतर न किया जा सकता हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, शेयर या डिबेंचर प्रकाशित करने का खर्च, प्राथमिक खर्च। तो ये जो है वो हमारे धंधे के खर्च है। पर जब हम नया धंधा स्टार्ट करते हैं, बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि भाई आप अगर समझ लो कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो,
साझेदारी पेढ़ी बना रहे हो या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और कायदे से बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई अपने जो भी बिजनेस है उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, गुमास्ता धारा लेना पड़ेगा, और सरकार ने बिजनेस शुरू करने के लिए जो नियम बनाए हुए हैं वो सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ये तो आपने कब खर्चा किया? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे प्राथमिक खर्च गिना जाता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी हो तो वो भी प्राथमिक खर्च के अंदर आएगा। अब क्या है, बिजनेस शुरू ही नहीं किया और ये खर्च हो गया। अब ये सारे खर्चे अगर हम पहले ही साल बिजनेस के अंदर बताते हैं तो हमारा बिजनेस तो पहले ही साल में नुकसान कर रहा है ऐसा दिखेगा, पर वास्तव में तो हमने इतना नुकसान किया हुआ ही नहीं है। डिबेंचर बाहर निकाले या डिबेंचर प्रकाशित किए या शेयर प्रकाशित किए, तो ये डिबेंचर और शेयर लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे खर्च हम बिजनेस शुरू करते हैं या हमारा बिजनेस जो है उसका विस्तार करते हैं, बढ़ाते हैं, तब होने वाले खर्च हैं। और ये खर्चे अगर आप खर्च के तौर पे गिनोगे तो बिजनेस के अंदर उसी साल में नुकसान दिखेगा। और नुकसान दिखेगा और कोई तुम्हारा बिजनेस को स्टडी करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई इसको तो बिजनेस करना आता ही नहीं है, पहले ही साल में इसने तो बिजनेस के अंदर नुकसान कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन ना बने इसलिए सरकार ने ऐसी परमिशन दी हुई है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नियम बने हुए हैं हिसाब लिखने के, उसमें बताया गया है कि ऐसे अगर तुमने कोई बड़े पैमाने पर खर्च किया है बिजनेस स्टार्ट करते समय तो उसको तुम खर्च ना गिनो, पर फिलहाल के तौर पर उसको संपत्ति गिनो। जैसे जमीन गिनते हो, मकान गिनते हो, वैसी संपत्ति के साइड में उसको लिखो। और वास्तव में वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, इसलिए हम उसको नाम दे रहे हैं अवास्तविक संपत्ति। तो ये है हमारी अवास्तविक संपत्ति। उसके अलावा आगे देखेंगे तो जिम्मेदारी के प्रकार, जैसे हमने संपत्ति देखी वैसे ही जिम्मेदारी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जिम्मेदारी के प्रकार के बारे में बात करें तो जिम्मेदारी दो प्रकार की मेन जिम्मेदारी, आंतरिक जिम्मेदारी और बाहरी जिम्मेदारी। अगर संबंध के आधार पर देखें तो अगर हम जिम्मेदारी को संबंध के आधार पर देखेंगे तो जिम्मेदारी दो प्रकार की है, आंतरिक जिम्मेदारी और बाहरी जिम्मेदारी। आंतरिक जिम्मेदारी को समय के आधार पर देखें तो उसके भी दो प्रकार हो रहे हैं, चालू जिम्मेदारी और बिन चालू जिम्मेदारी। बाहरी जिम्मेदारी को भी समय के आधार पर देखेंगे तो उसमें भी सेम है, चालू जिम्मेदारी और बिन चालू जिम्मेदारी। पर स्टूडेंट्स इतना समझ लो कि चालू का मतलब होता है ऐसी चीजें जो 1 वर्ष से कम समय के लिए हो, और बिन चालू का मतलब हमेशा वही होता है कि जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए हो। तो यहां पर अपने देखें आंतरिक जिम्मेदारी का मतलब कि हिसाबी पद्धति में व्यवसाय और मालिक एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारी ये जो हिसाबी पद्धति है, हम जो अकाउंट लिखते हैं उसके अंदर क्या है, बिजनेस मतलब के धंधे का जो मालिक है वो, और उसका जो बिजनेस मतलब कि उसका जो धंधा है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे अजय नाम का कोई व्यक्ति है और उसने कमल ट्रेडर्स नाम का कोई बिजनेस शुरू किया है। अब बिजनेस का मालिक अजय ही है, पर क्या है, अजय अलग व्यक्ति है और कमल ट्रेडर्स जो है वो भी एक अलग व्यक्ति है। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, और अजय ट्रेडर्स जो धंधा का मालिक है वो अगर धंधे के साथ कोई व्यवहार करता है तो उसकी भी हिसाबी व्यवहार की एंट्री की जाती है हमारे बिजनेस के अंदर। तो क्या बता रहे हैं कि हिसाबी पद्धति में व्यवसाय और मालिक एक अलग अलग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। धंधे के मालिक के द्वारा जब धंधे को पूंजी दी जाती है तब वह धंधे की आंतरिक जिम्मेदारी बनती है। मतलब कि अजय नाम का जो मालिक है वो कमल ट्रेडर्स उसका ही बिजनेस है, अगर वो बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी लाता है अपने घर से
अपने पर्सनल सेविंग में से। तो ऐसा माना जाता है कि धंधे की आंतरिक जिम्मेदारी है कि भाई अजय जो उसका मालिक है उसने कमल ट्रेडर्स को चालू करने के लिए जो पैसे भरे हुए हैं वो पैसे बिजनेस किसको देगा, अजय ट्रेडर्स को देगा। मतलब कि वो उसके धंधे की क्या हुई, आंतरिक जिम्मेदारी, वो उसके धंधे की क्या बनी है, आंतरिक जिम्मेदारी। आंतरिक जिम्मेदारी मतलब कि धंधे की उसके मालिक के प्रत्यय की जिम्मेदारी। उसके अलावा है बाहरी जिम्मेदारी। बाहरी जिम्मेदारी मतलब बाहर वाले लोगों की, जो धंधे के मालिक के अलावा दूसरे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बाहरी लोग गिने जाते हैं। तो धंधे के द्वारा त्राहित पक्षकार के पास से उधार खरीदे माल, संपत्ति, सेवा, मतलब कि समझ लो कि वही अजय नाम का जो व्यक्ति है वो धंधे के बाहर के किसी व्यक्ति से माल सामान की खरीदी करे, संपत्ति की खरीदी करे, या उनसे कोई सेवा ले। जैसे कि दुकान में कोई कर्मचारी रखा हुआ है तो कर्मचारी की तो बिजनेस के अंदर सेवा ली है वैसा ही गिना जाएगा। तो सेवा संबंधी भुगतान योग्य राशि अथवा उधार ली हुई राशि वापस करने योग्य रकम को बाहरी जिम्मेदारी कहते हैं। मतलब किसी से माल खरीदा हो और उसको पैसे देने बाकी हो, संपत्ति खरीदी हो और पैसे चुकाने बाकी हो, कर्मचारी से सेवा ली हो कि भाई बिजनेस के अंदर पूरे महीने काम करवाया हो और उसको पगार चुकाना मतलब कि वेतन चुकाना बाकी हो, तो ये सब लोगों को जो चुकाने की जिम्मेदारी है वो बाहरी जिम्मेदारी के तौर पर जाना जाता है। तो अभी हम ये लेक्चर के अंदर यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू जिम्मेदारी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।